हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर, स्पेशली यूपीपीएससी वाला पर एक बार फिर मैं आप सबके सामने यहां पर उपस्थित हूं। तो सबसे पहले तो जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी दोस्त मेरे साथ में यहां पर जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दूसरी बात यह कि आज एक नए दिन के साथ, इस नए वीक के साथ में एक नई शुरुआत जो है, एक नए सब्जेक्ट की हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका इस यात्रा में स्वागत है, क्योंकि ये वो यात्रा है जो आपके मंजिल तक ले जाएगी। जो सपना आपने प्रशासनिक अधिकारी बनने का देखा है, उसके लिए मैं और आज यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, उसके बाद में आज के इस सफर को, आज की इस कहानी को, आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा। मेरे साथ में यहां पर शुभी है, मोहित है, आक्षी है, मुस्कान है, आकांक्षा है। जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, चलिए अब इस सफर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस सफर को, इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज आपके पास में क्लियर पहुंच पा रही है? आप लोग मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार जरा मुझे बता दीजिए। आराम से आप लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं? अगर हां, तो फिर हम इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा और आपका, हम दोनों का सपना है यहां पर प्रशासनिक अधिकारी आपका बनना और मेरा बनाना। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कर दूं मैं आपके लिए कि ये जो रास्ता है, ये कुछ मंजिलें मिलेगी इसमें, मतलब कुछ पड़ाव मिलेंगे आपको। इनका नाम डेडिकेशन है, उनका नाम हार्डवर्क है, उनका नाम कंसिस्टेंसी है, उसका नाम प्रैक्टिस है। ऐसी कुछ मंजिलें जो है वो आपको, ऐसे कुछ पड़ाव जो है वो आपको रास्ते में मिलेंगे, और उन पड़ावों को अगर आप पार करते जाएंगे तो अंततः आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस डिस्कशन। ये तमाम सारी बातें जो हैं वो आज हम लोग यहां पर सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से यह जरूर जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, कितने ऐसे दोस्त हैं, कितने ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो पहले मुझसे मिल चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी और क्लास के माध्यम से, या फिर आज मेरी और आपकी ये पहली मुलाकात है। ये भी थोड़ा सा पता चल जाए तो फिर यात्रा जो है वो और ज्यादा अच्छी हो सकती है और ज्यादा आरामदायक होगी। तो मुझे बता दीजिए, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? ये आपको मुझे बताना है। और अगर नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, हम यहां पर आज इस सफर को स्टार्ट कर ही ले रहे हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ। सो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस डिस्कशन जो है वो हम लोग कवर करेंगे। और इसके साथ साथ में कोशिश करेंगे कि भाई आपका जो स्टोन एज है, यानी कि जो आपका पाषाण काल है, उसके बारे में हम लोग यहां पर सीख लें, उसके बारे में आज हम लोग यहां पर जान लें। इट्स योर फर्स्ट क्लास फॉर मी। ओके, वेल डन। आज सर पहली मुलाकात है, पहली मीटिंग है। ओके 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 ओके, स्वीकार कर लिया मैंने, इस बात को मान लिया। चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन को जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ बेसिक बातें मैं आपके साथ में यहां पर करूंगा, जिनका जवाब आप लोग मुझे देते रहिएगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लास जो है ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। पहली बात तो ये, ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग यहां पर सबसे पहले तो जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस को देखने के बाद में हम लोग यहां पर जो आपका विषय है, यानी कि हिस्ट्री जो है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि उसका क्या परिचय है।
और उसके साथ साथ में हम लोग यहां पर देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये कुछ बातें जो है आज हमको यहां पर डिस्कस करनी है। बहुत सारे बच्चे यहां पर पहली बार ही मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैं कुछ आपके सवाल भी होंगे, उनके जवाब भी मैं ही दे दूंगा, और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप में से जो भी अभ्यर्थी हैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, तो आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। 3 चरणों से आपको गुजरना होता है, और उन 3 चरणों की अगर मैं आपके सामने बात करूं, यानी कि 3 फेजेस जो हैं वो आपके एग्जाम के होते हैं। 3 फेजेस जो हैं वो आपके एग्जाम के रहेंगे। पहला जो फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स, जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा जो फेज होता है वो होता है आपका मेंस, जिसको आपको डिस्क्रिप्टिव नेचर में रहेगा। और तीसरा जो फेज होता है वो होता है आपका यहां पर इंटरव्यू। सब लोग जानते हैं सर, इसमें कोई भी बड़ी बात आपने हमको नहीं बताई है। ये हम सब जानते हैं कि भैया पेपर जो आपका प्रीलिम्स वाला होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, जिसको एक को हम लोग यहां पर GS1 बोलते हैं, एक को हम लोग यहां पर GS2 बोलते हैं। फिर सर यहां पर मेंस जो होता है, यहां पर टोटल 8 पेपर जो होते हैं। ठीक है, इस 8 में से भी 2 यूपी स्पेशल होते हैं, पेपर 5 और पेपर 6 जो है, ये भी सर हम जानते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में सर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद में 100 नंबर इंटरव्यू में हमको अंक होते हैं हमारे टोटल, जिसमें से हमारे मार्क्स जो होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सर? एक डाउट है? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे वो भी लूंगा। पहले मैं अपने सवाल जो है उनके जवाब दे देता हूं। ठीक है, चलो। तो ये आपकी पूरी कहानी है, और इस कहानी को अगर हम लोग यहां पर देखें तो कुछ ये स्ट्रक्चर आपके सामने होता है, जिसमें आपको प्रीलिम्स एग्जाम पेपर 1 जनरल स्टडीज, उसके बाद में जनरल स्टडीज सीसेट 200 मार्क्स 200 मार्क्स, उसके बाद में मेंस एग्जामिनेशन जनरल हिंदी, उसके बाद में ऐसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 और पेपर 5 और पेपर 6 जो कि आपका यूपी स्पेशल होगा। यहां पर आपसे यूपी पूछा जाएगा, और उसके बाद में आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि उसको इंटरव्यू हम लोग बोलते हैं, जो कि टोटल आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये सब कुछ आपको पता है। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम अपनी कहानी पर। अपनी कहानी जो है, हमारी कहानी क्या है सर? हमारी कहानी है बेटा यहां पर हिस्ट्री की, यानी कि आपका जो इतिहास है इसके बारे में हमको अभी चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बारे में अभी हमको चर्चा यहां पर करनी है। ठीक है, अब ये जो हिस्ट्री है ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है, ये आपसे प्रीलिम्स जो है यहां पर भी पूछी जाएगी। ओके, और ये आपसे मेंस जो है वहां पर भी पूछी जाएगी। मेंस में भी आपसे सवाल बनेंगे, और इसके साथ साथ बच्चों ध्यान रखना कि आपसे सवाल जो है वो इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, नॉर्मली पूछा जा सकता है। कैसे सर? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो ये कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वेल एजुकेटेड जो रूलर था, मोस्ट एजुकेटेड रूलर जो था दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बावजूद भी उसको पागल बादशाह कहा जाता था, उसके बाद भी उसको मैड रूलर जो है वो कहा जाता था, फुलिश रूलर जो है वो भी कहा जाता था, पागल बादशाह उसको कहा जाता था। क्या कारण था इसका? क्यों उसको इस तरीके से डिक्लेयर किया गया? पहली चीज। दूसरी बात कि आफ्टर मुगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो आपके औरंगजेब जो है, आफ्टर औरंगजेब क्यों मुगल एम्परर जो था वो कोलैप्स कर गया, क्यों वो खत्म हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से जैसे पानीपत का युद्ध है, बैटल ऑफ पानीपत, आपने पहला दूसरा तीसरा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1526 1556 1761 है ना, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि ऐसी तो क्या स्पेशलिटी थी पानीपत में जो 3 युद्ध एक ही स्थान पर हो गए। तराइन का जो बैटल ऑफ तराइन है, पहला युद्ध दूसरा युद्ध तीसरा युद्ध तराइन का, ऐसा क्यों? तो ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है उससे भी आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, अब सर अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपसे यहां पर सवाल जो है वो 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपके पूछे जाते हैं। 20 to 25 क्वेश्चंस
20 भी हैं, 22 भी हैं, 23 भी हैं, हम 20 से लेके 25 का रेशो हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, मेंस की बात कर ले तो मेंस में बेटा आपका जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 जो है यहां पर मान लेते हैं कि लगभग लगभग 80 से लेके 100 नंबर तक के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 80 से लेके 100 नंबर तक के क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा पेपर जो है ये आपके 200 मार्क्स का है और इसके साथ साथ में जियोग्राफी भी है। ठीक है, और एक छोटे मोटे टॉपिक और है, तो 80 से लेके 100 नंबर तक का हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में तो खैर क्या ही, जो भी उनकी इच्छा रहे वो आपको मिलेंगे। वैसे इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मान लिया इस बात को। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, वो क्या है, वो ये कि आपने जिस बैच में एनरोल किया है बच्चों, ये बैच जो है ये फाउंडेशन है। कैसा बैच है ये फाउंडेशन बैच है, पहली बात तो ये। और इस फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है कि हम यहां पर आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन जो है वो साथ में करने वाले हैं। यानी कि यहां जो प्रिपरेशन होगी बेटा वो कैसी होगी, वो इंटीग्रेटेड होगी। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जो है वो हम लोग यहां पर करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जो है वो हम लोग यहां पर करने वाले हैं। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एकीकृत तैयारी, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चा पूछता है, हाँ 2-3 सवाल अभी चल रहे हैं। चलो, ये सब कुछ आपको पता है, इस सब की आपको जानकारी है, लेकिन सर मुझे ये बता दीजिए कि मुझसे पूछा क्या क्या जाएगा, मुझसे पूछा क्या क्या जाएगा। तो ये भी मैं आपको बताता हूं, ये भी मैं आपको समझाता हूं। बच्चों ध्यान रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम यहां पर चर्चा करते हैं तो आपसे यहां पर जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके साथ साथ में जो आपकी मेडाइवल हिस्ट्री है, और इसके साथ साथ में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहां से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में कुछ जो पॉइंट है वो आर्ट एंड कल्चर से भी आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये हमने बात यहां पर कर ली है। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, ये जरा मुझे बता दीजिए। ठीक है, अभी बताता हूं आपको। फिर हम लोग चलते हैं मेंस की तरफ। ठीक है, फिर हम लोग कहां चलेंगे, मेंस की तरफ। और मेंस में बच्चों ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा मेन फोकस जो है वो रखा गया यहां पर आर्ट एंड कल्चर पर फोकस रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ में कुछ आपके जो एंशिएंट के इंपोर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको भी यहां पर शामिल किया गया है थोड़े बहुत। इसके बाद में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि आधुनिक इतिहास जो है इसको शामिल किया है। और आधुनिक इतिहास में भी यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो आपका फ्रीडम मूवमेंट है ना, या इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है उसको यहां पर शामिल किया गया है। उसको क्या किया गया है, यहां पर शामिल किया गया है। ठीक है, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री। वो क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास जो है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तमाम सारी बातें जो हैं ये आपके प्रीलिम्स में और ये आपके मेंस में। चलो सर बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप इसको एलिबरेट कर देते, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो मेरे लिए और ज्यादा यूजफुल हो जाता, और ज्यादा ये मेरे लिए अच्छा हो जाता। क्या आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आओ जरा मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम की। और एक बात ध्यान रखना कि यहां जो मैं आपके सामने सिलेबस बता रहा हूं ये सिलेबस बाकायदा यूपीपीसीएस का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, वहीं से ये सिलेबस आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और एज इट इज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, एज इट इज, सेम टू सेम। ठीक है, आओ जरा मेरे साथ। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये देखिए दो शब्द आपके सामने हैं। एक आपसे पूछा गया है यहां पर इतिहास। अंडर हिस्ट्री स्पेशल अटेंशन हैज टू बी पेड टू द कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल,
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बिंदु हैं उनको आपको क्या करना है, भारत के इतिहास में शामिल करना है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल इंफॉर्मेशन about the nature and characteristics of the freedom movement. And apart from that, the rise of nationalism. What do you mean by nationalism? राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे ये हमारे देश में किस कारण से उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ और इसके प्रभाव क्या हुए, इसके इंपैक्ट क्या हुए, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आपकी जो आजादी है उसको आपने कैसे प्राप्त किया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज लेट मी नो। क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर हैं, सब लोगों को? ठीक है, ओके। तो ये बच्चों हमने बात यहां पर की है प्रीलिम्स की, और मैंने आपको बताया कि 20 to 25 क्वेश्चंस जो हैं, 20 से लेके 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, वो आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। चलो, अब नेक्स्ट यहां पर हमारे सामने टर्म आता है, वो है यहां पर मेंस। यानी कि अब हमसे मेंस में क्या पूछा जाएगा, मेंस में हमसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, आओ जरा मेरे साथ। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, मैंने बताया आपको इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति जो है, ठीक है, will cover important aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern times। मेनली फोकस किया गया है आपका जो कल्चर है, आपका जो आर्ट है। अब ये आर्ट फॉर्म्स की बात कर रहा है, तो यहां पर आपकी जैसे कि पेंटिंग है, चित्रकला है ना, रॉक स्कल्पचर्स हैं, चट्टान की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं, उनकी बात करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? लिटरेचर की बात करेंगे कि लिटरेचर किस प्रकार से इंपोर्टेंट होता है आपके इतिहास के लिए, आपकी हिस्ट्री के लिए। सेकेंड थिंग, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रॉम 1757 to 1947, इंपोर्टेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ये यहां पर आर्ट एंड कल्चर की बात की, और यहां पर आपसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसको शामिल कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इसके बीच में एक पार्ट जो मिलता है यहां पर स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष जो है, उसको भी क्या किया गया है, उसको यहां पर शामिल किया गया है। इट्स डिफरेंट फेजेस एंड इंपोर्टेंट personalities who contributed to it from different part of the country and their contribution। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी था, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। विमेन पार्टिसिपेशन जो था, वो कैसे इंडियन स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल जो था, उसमें कैसे बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। क्यों जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो हमको इंडिपेंडेंस देकर गया। इन तमाम सवालों के जवाब भी हम लोग ढूंढेंगे, इन तमाम सारी बातों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलो, अब उसके बाद में आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद द कंट्री टिल 1965, 1965 तक की बात जो है वो यहां पर कर दी है। हालांकि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो निर्माण हुआ वो भी आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर 1965 तक की बात जो है वो आपसे की गई है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहां पर बात जो है वो विश्व इतिहास की जा रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री की जा रही है। ठीक है, इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम द 18th century टू द मिडिल ऑफ द 20th century, सच एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, इसके साथ साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीडेमोक्रेशन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनिज्म, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज सच एज कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म एक्सेट्रा एंड देयर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। यानी कि लगभग अगर देखा जाए
तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो कोशिश कर रहा है कि यूपीएससी को फॉलो किया जाए, यूपीएससी को फॉलो किया जाए। और यूपीएससी क्या पूछ रहा है? यूपीएससी ने कल पूछा था कि जो मूर्तियां जो थी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में, वो किसकी बनाई जाती थी? ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, कांसे की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। और उसके बाद में हमको चोल काल में भी ऐसी ही मूर्तियां जो हैं वो देखने को मिलती है। ये यूपीएससी पूछ रहा है। लेकिन हम यहां पर कंप्रीहेंसिव यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में शामिल करके चलेंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब आगे की कहानी जो है वो मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूं। आगे की चर्चा जो है वो मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आओ जरा मेरे साथ। अब कुछ सवालों के जवाब जो आप मुझसे पूछेंगे वो मैं पहले ही यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, नोट्स जो है वो कैसे बनाएं? पहला क्वेश्चन, नोट्स कैसे बनाएं? पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सर प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस कहां से करें? और आपका भी अगर कोई डाउट हो तो अभी लिख दो ताकि मैं उसको भी मेंशन कर दूं और आपको जवाब दे दूं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आराम से लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तीसरा सवाल जो यहां पर आता है कि सर बुक बता दीजिए, बुक कौन कौन सी हमको फॉलो करनी है? बुक कौन सी हमको फॉलो करनी है? चौथा क्वेश्चन, सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? और अगर जरूरी है तो क्या मैं ओल्ड पढ़ूं या फिर मैं न्यू पढ़ूं, या मैं 6 to 12th की पढ़ूं या फिर मैं 9th to 12th की पढ़ूं? ये मुझे बता। तो सबसे पहले तो नोट्स कैसे बनाया जाए, दूसरा प्रैक्टिस कहां से की जाए, तीसरा बुक कौन सी फॉलो करें, और चौथा एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, यूपीएससी का रिजल्ट आया और शक्ति दुबे जिनकी फर्स्ट रैंक थी। और मैं हमेशा, आप हर सेशन जब भी मेरा देखेंगे मुझे ताज्जुब हुआ कि आप, अच्छा सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं हूं कौन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं हूं कौन, तब तो बात बने। अभी तो हमको यही नहीं पता, ये इतने दिन से कहानी चल रही है, लेकिन आप तो बताओ कि आप हो कौन। अभी बताता हूं। एक क्वेश्चन आया है सिड्रा का, डाटाबेस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या? डेटा बेस्ड यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात जो है वो यहां पर की जा रही है, फैक्ट बेस्ड, क्योंकि डेटा तो मैथ्स में आता है ना। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या नहीं, ऐसा यहां पर पूछा है सिड्रा ने। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये हर सेशन में आते हैं, हर क्लास में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मुझे याद हो गए तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। चलो आओ मेरे साथ। देखो बच्चों, सबसे पहली बात आते हैं हम लोग पहले सवाल पर कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखो बच्चों, हमारी जो क्लास चलेगी, मैं आपको यहां पर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर भी स्पेसिफिक पार्ट जो है वो है यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री, उसको मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, उसको मैं कवर कराने वाला हूं। मैं चाहूं तो हर एक पेज को मैं लिखकर आपको बता सकता हूं। पहले पूरा पेज लिखूंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको उसको समझाऊं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूं, फिर कोई डाउट आ जाए तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। पहले पूरा लिखूं मैं पूरे बोर्ड पे, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूं, फिर मैं आपको उसको कोई डाउट रह जाए तो फिर उसको एक्सप्लेन करूं, तो बहुत लंबी प्रोसेस जो है वो यहां पर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां पर दो चीजों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो पीपीटी है वो मैं आपके साथ लेके चलूंगा, और पीपीटी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं यहां पर आपको हैंड रिटन बोर्ड पर लिखता जाऊंगा। ठीक है, दोनों चीजें, जो मेन कहानी है, क्योंकि इतिहास एक प्रकार की कहानी है, ठीक है, तो पीपीटी आपके पास में पहुंचेगी और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपके सामने यहां पर लिखता जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। सर आपके नोट्स सिर्फ इंग्लिश में होंगे या हिंदी इंग्लिश दोनों में? मेरे ये जो नोट्स मिलेंगे आपको बेटा केवल इंग्लिश में मिलेंगे, केवल इंग्लिश में आपको नोट्स जो है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, ये वाली बात भी ठीक है।
अब दूसरी बात ये कि जब हम लोग पीपीटी की बात करते हैं, तो कुछ बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं कि सर ये तो पीपीटी पढ़ना तो क्या है, हम किताब पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं, हमारा मेन फोकस जो होगा बेटा वो होगा यहां पर कंसेप्ट पे। ठीक है, कंसेप्ट पे आप कंसेप्ट को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको 2 बार बताऊंगा, मैं आपको 3 बार बताऊंगा। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से तुम खुद से पढ़ना, अगले दिन मैं आपको फिर से क्लास में समझाऊंगा या टेलीग्राम पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, नोट्स आपके पास में पहुंच जाएंगे। कोशिश ये करें कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको यहां पर बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको यहां पर बनाने। ठीक है, या डॉक्टर निहारिका पाठक कह रही है, डू वी हैव टू मेक सेल्फ नोट, इज इट नेसेसरी? हाँ, क्योंकि यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि शॉर्ट नोट्स जब आप बनाएंगे तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड होगी। आप, क्योंकि मेंस में कोई किताब से सवाल नहीं आएगा, किसी गाइड से सवाल नहीं आएगा, किसी नोट से सवाल नहीं आएगा। वहां पर आपके अपने विचार जो हैं वो आपको लिखने होंगे, और आपके अपने विचार, आपके अपने थॉट्स तभी बिल्ड होंगे जब आप उसमें अपने आप को शामिल कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो मैं आपको यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर हम इसी से रिवीजन करेंगे, इसी से रिवीजन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में बात आ गई आपको? चलिए, अब आते हैं कि हम सर प्रैक्टिस कहां से करें। और बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। मैं सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है सर, मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाती हूं, मुझे याद नहीं रहता। मैं बताता हूं आपको, जब भी आप मेरे साथ में यहां पर टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब भी हम, जैसे मान लीजिए कि मैंने आज आपको पढ़ाया स्टोन एज, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आज आपको स्टोन एज पढ़ाया। तो अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है यहां पर डीपीपीस जो आपको मिलती है नोट्स के साथ, और डीपीपीस के साथ में मैं आपको यहां पर जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करने की जरूर सलाह दूंगा। हो सकता है कि इसमें से सवाल ना पूछे जाए, लेकिन आपको यह पता चलेगा कि जो हम पढ़ते हैं वो एग्जाम रेलेवेंट है या नहीं, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं या नहीं। और नहीं भी होगा तो आपकी एक प्रैक्टिस हो पाएगी। और इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आप घटना चक्र जो है वो फॉलो कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ क्या कर दूंगा? प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता दूं, DEEPESH दीपेश कौशिक सर PW। ठीक है, ये आपके पास टेलीग्राम आईडी है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे और वहां पर आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। चलो, बहुत बढ़िया। अब चलते हम लोग बुक्स की ओर, यानी कि किताबों की ओर भी चर्चा एक बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये जो आपकी बुक्स हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप जो एनसीईआरटी है नोट्स, सबसे पहले क्लास नोट्स ये आपको फॉलो करने हैं, क्लास नोट्स आपको फॉलो करने हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 6th to 12th की एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहां से आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होंगे, फैक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स हो गया, 6th to 12th की एनसीईआरटी हो गई। और तीसरा जो यहां पर पॉइंट है वो है बेटा लूसेंट। लूसेंट में जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट दिए हुए, कोई बात नहीं, आराम से, क्योंकि हमको 2026 में एग्जाम देना है, आराम से डेली एक पेज भी करोगे तो आराम से तुम्हारी पूरी लूसेंट जो है वो कवर हो जाएगी। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सर बहुत से लोग तो बोलते हैं लूसेंट को पढ़ दो, अब उसमें से कुछ नहीं आता। मैं बताता हूं, 2024 का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर था, 4 फैक्ट थे, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया गया। उनको क्या किया गया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया गया। अब वो फैक्ट कहां से होंगे? वो फैक्ट आपके यहां से हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पर क्या करनी है? फॉलो करनी है। अब आप बोलो कि नहीं सर मुझे तो किताब ही बताओ तभी मेरा काम चलेगा, तो बेटा एंशिएंट के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसके लिए मैं आपसे बोलूंगा RS शर्मा जो है उनको आप फॉलो कर सकते हो। मेडिवल के लिए
आप सतीश चंद्रा, बहुत फेमस अच्छी किताब है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। और मॉडर्न के लिए आप जो स्पेक्ट्रम है अगर लेना चाहो तो बाकी आपका इससे पूरा काम जो है वो हो जाएगा, यहां इससे काम आपका हो जाएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। सर डीपीपी क्या है, अंकुर पूछ रहे हैं। डीपीपी का मतलब बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर। क्लास के बाद में आपके 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपसे बन पा रहे कि नहीं पा रहे, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है बच्चों, ये भी हमने यहां पर क्लियर कर लिया है। अब आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2026 में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं? आफ्टर ऑल सभी करना चाहते हैं सर, कौन नहीं चाहता? ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना, डेली क्लास रेगुलर आपको क्लास लेनी है, बराबर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ में आपको रिवीजन करना है, और इसके साथ में एनसीईआरटी पढ़नी है। बस ये करते जाओ, और अगर तुमको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सारे जो भी आपके डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रहेंगे वो सबको सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलो। तो ये तमाम सारी बातें जो हैं, ये तमाम सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग अपने जो सब्जेक्ट है उसमें एंटर करने जा रहे हैं, अब उसमें हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। नाउ अब हम बात करेंगे यहां पर हिस्ट्री की। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब आता हूं मैं अपनी बारी पर कि सर आप कौन हो, पहले अपने बारे में तो बता दो मुझे। ठीक है, मैं बताता हूं। मेरा नाम दीपेश कौशिक है, और मैं आपको यहां पर हिस्ट्री और इसके साथ साथ में ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो यूपीपीएससी वाला पे कवर कराता हूं। पिछले 10 सालों का मुझे अनुभव है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मिला के। बहुत सारे लोगों को मैंने मेंटरिंग की है। लेकिन सर आपने क्या किया है? बिल्कुल सही बात है, 2015 2016 दो बार मुझे मेंस देने का मौका मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंतिम जो लिस्ट आती है, पीडीएफ जो आती है, उसमें नाम नहीं आया। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, और आगे भी उनको सिलेक्ट करने की मेरी पूरी कोशिश, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप आराम से YouTube पर जाएंगे, और केवल आपको सर्च करना है दीपेश कौशिक। वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। उन वीडियोस को भी आप देखकर अच्छे से अपनी तैयारी जो है उसको और मजबूत कर सकते हैं। तो ये मेरा फलसफा था अभी तक का, जो मैंने आपके साथ में साझा किया। ठीक है, बाकी क्लास चलती रहेगी, और मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी? सर क्या प्रथम हिंदी बैच में आप शिफ्ट हो सकते हैं, चेंज करते हैं? प्लीज बता दीजिए। महिमा इस बात की मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, एक बार टेक्निकल टीम से आप बात कर लीजिए, शायद ये पॉसिबल हो। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना? तो ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टीम से बात करके एक बार देखना। अगर कुछ ना हो तो मैं ट्राई करूंगा, पहले तुम ट्राई कर लो, फिर मैं देख लूंगा। अगर हो सकेगा तो मैं एश्योर नहीं कर देना चाहता हूं कि हाँ करा देंगे। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए। तो भैया हिस्ट्री की बात जो है वो अब हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, इतिहास। अब इतिहास की जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो 2-3 सवाल जो है, यूपीएससी और यूपीपीएससी हिस्ट्री का सिलेबस सेम है क्या सर? श्रेया लगभग सेम है, लेकिन उनके प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, और यहां पर प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना? तो लगभग सेम मान सकते हैं। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी। हाँ, क्लास की टाइमिंग जो है वो यही रहेगी। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। सृष्टि कल का यूपीएससी का पेपर देखना और एनसीईआरटी को उठाना, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट उठा के पूछ लिया है। लोग मानते नहीं है मेरी बात को, क्योंकि मैं हो सकता है कि उतना ज्यादा वजन नहीं है मेरी बात में, लेकिन एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रांग है ना, अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, ट्रस्ट मी।
सर इज इट नेसेसरी टू रीड न्यू सोशल साइंस 6 एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड वाली? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम तो मेन जो हमारा, क्योंकि इतिहास है ना, ये इतिहास के लिए तो अगर आपके पास में ओल्ड एनसीईआरटी हो वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों बोला मैंने? वो इसलिए क्योंकि नई एनसीईआरटी में से बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया है, तो वो जो हटाया गया है वो एनसीईआरटी से हटाया गया है, हमारे एग्जाम से उनको नहीं हटाया गया है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, एटलीस्ट हिस्ट्री के लिए तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलो। तो बच्चों कुछ सवाल जो है वो अब यहां पर है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में क्या, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, ओके। दूसरा जो यहां पर सवाल है, दूसरा जो सवाल है वो है यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ओके। तीसरा जो इंपोर्टेंट हमारे पास में टर्म है वो है यहां पर इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट, इनको भी हम लोग यहां पर सीखेंगे, समझेंगे। और हां, ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बीच बीच में मैं आपको यहां पर जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग जो है, ठीक है, ये भी मैं आपको कराऊंगा, ये भी मैं आपको कराऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यहां पर क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखेंगे, और आंसर लिखने के बाद में आप मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे। समय मिलते ही मैं आप उसको चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा यहां पर करना चाहता हूं, ताकि आपकी जो गलतियां हैं उनको परखा जा सके, उनको जाना जा सके। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये कि सर बताओ जरा मुझे, व्हाट इज हिस्ट्री। पहला सवाल जो मेरे जहन में आया है और वो सवाल यही है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास जो है वो होता क्या है। पहले तो आप मुझे इतना सा बताओ, पहले तो आप मुझे ये समझाओ कि इतिहास जो है वो है क्या, फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं, है ना? ठीक है, तो सिंपल सी बात अगर मैं आपसे यहां पर कहूं, सिंपल सी बात जो मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं, तो क्या हम ये कह सकते, अच्छा पहले मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी कितनी समझ है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? इतिहास, आप सबके अनुसार इतिहास क्या होता है, ये एक बार मुझे बताओ, एक बार जरा मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, वादा है मेरा आपसे। तो अगर मैं आपके साथ में यहां पर हिस्ट्री की बात करूं, तो यह कहा जा सकता है कि हिस्ट्री इज द स्टडी, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। ठीक है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम and it all covers and study of past, study of event happened in past. History is a process of event that taken place in the past to inquire in past. okay study of past। हाँ, बहुत बढ़िया। जो साधारण सी जो हमारे पास में डेफिनेशन होती है उसको हमने यहां पर क्या कर लिया है, उसको हमने यहां पर कवर कर लिया। वेल डन, बहुत बढ़िया।
स्टडी ऑफ पावर। अंकित ने बता दिया, आक्षी ने बता दिया हमको, भूमि ने बता दिया, आकांक्षा ने बता दिया, और इसके साथ साथ में श्रीत ने भी हमको यहां पर बता दिया, श्रीत ने भी हमको यहां पर बता दिया। बहुत बढ़िया। चेंज ओवर टाइम एंड इट कवर्स all aspects of human society, like political, social and इकोनॉमिकल अब इसके साथ साथ में आपका साइंटिफिक भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होती है, मेडिकल भी होता है, कल्चर भी होता है। इन तमाम सारी चीजों को क्या करते हैं, इन तमाम सारी चीजों को हम लोग यहां पर शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये सुनो। टाइप करने में ही टाइम चला जा रहा है। कहां जा रहा है टाइम बेटा? शिवम, आपका टाइम कहां जा रहा है? कहां जा रहा है आपका टाइम? मुझे बताओ। उसको नहीं जाने देंगे, उसको यहीं पकड़ के रखेंगे अपन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा, अब सवाल यह आता है कि सर इसको हिस्ट्री ही क्यों कहते हैं? इसको हिस्ट्री ही क्यों कहते हैं, ये जरा मुझे बता दीजिए, ये जरा मुझे बता दीजिए। ठीक है, ओके, सी, अच्छा ये मेंशन कर देता हूं। द टर्म हिस्ट्री derived from Greek word historia, which means to inquire, ठीक है। History can be based on sources, जो स्रोत होते हैं उन पर भी आधारित हो सकती है, ठीक है, क्लियर है? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, यस, एग्जैक्टली, वेल डन। चलो, अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं, जो हैं वो यहां पर बन जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपसे ये पूछे कि बताओ जरा फादर ऑफ हिस्ट्री जो है ये किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं या नहीं? ठीक है, और दूसरा जो सवाल यहां पर बनता है वो है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये दो सवाल जो हैं ये प्रीलिम्स के बेस्ड है। मैंने बताया आपको कि मैं तैयारी आपकी जो है मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के साथ में लेके चलूंगा, तो इन दोनों सवालों के जवाब जो है वो आप मुझे एक बार दे दीजिए। और श्रेया ने आंसर भी दे दिया है कि सर हेरोडोटस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सर हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री जो है कहा जाता है। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है बेटा यहां पर हिस्टोरिका। क्या नाम है? किताब का नाम हिस्टोरिका है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? चल, अब दूसरा सवाल जो है, दूसरा पॉइंट जो यहां पर हमसे पूछा गया है, दूसरा सवाल जो है वो हमसे यहां पर पूछा गया है, ये कौन है भाई? अजय कौशिक है?
अच्छा क्वेश्चन कौन है भाई? दूसरा जो है बेटा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा यहां पर मैगस्थनीज। कौन हो जाएगा? मैगस्थनीज। और इसका जो यहां पर किताब है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहां पर इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंडिका जो है वो इस किताब का नाम है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा जो है वो अब हम लोग यहां पर करने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपसे यहां पर पूछा है, छोटा सा एक बिंदु जो है वो मैं आपसे यहां पर जानना चाहता हूं कि हमको इतिहास की जानकारी जो है वो कहां से मिल सकती है, वो कहां से मिल सकती है, ये आपको मुझे बताना होगा। ये आपको मुझे यहां पर बताना होगा जल्दी से। यस और नो? व्हाट इज स्टोरी का ग्रीक वर्ड विच गिव बर्थ टू? ओके ठीक है। कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, अ ग्रीक एम्बेसडर केम टू मौर्यन पीरियड। यस एग्जैक्टली, वेल डन ऋषि, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेनली टू सोर्सेज, एक्सकवेशन एंड आर्कियोलॉजिकल। श्रेया ने बताया कि सर दो प्रकार के होते हैं, या तो एक्सकवेशन हो सकता है या फिर आर्कियोलॉजिकल हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो जैसे ये हमारे पास में ये किताब है, ये हमारे पास में किताब है, तो इसको तुम किस में शामिल करोगी? इसको तुम एक्सकवेशन में शामिल करोगी या फिर आर्कियोलॉजिकल में शामिल करोगी? जरा मुझे बताओ। श्रेया, श्रेया ही था ना? हाँ। तो ये जो है इंडिका जो किताब है, इसको तुम किस में शामिल करोगी? आर्कियोलॉजिकल में शामिल करोगी या फिर एक्सकवेशन जो है उसमें शामिल करोगी? जरा मुझे बताओ। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कई प्रकार के हमारे पास में स्रोत होते हैं और उनको हम मेनली दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स। पहला जो होगा वो होगा आपका रिलीजियस रिटन, और एक होगा आपका क्या? अनरिटन। या तो वो लिखा हो सकता है या फिर वो अनलिखा भी हो सकता है, जैसे हमको जानकारी यहां पर मिल सकती है। न्यूमिस्मैटिक्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। दो प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको शामिल कर सकते हैं। एक आपके जो रिटर्न हो सकते हैं और एक आपके अनरिटर्न हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर बात करें इंडिका, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम लोग यहां पर करें तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति सुना ना आपने? जो कि आपको प्रयागराज में देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त जो रूलर था, उसके जो कोर्ट पोएट थे जिनका नाम हरिशेन था, संस्कृत भाषा में उसको लिखा गया, संस्कृत भाषा में उसको लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई कॉइन्स मिल जाए, कहीं पर आपको कोई रिमेन्स मिल जाए, मॉन्यूमेंट्स मिल जाए, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां से भी तो हमको जानकारी मिलती है, वहां से भी तो हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। तो कुछ यहां पर लिखे रहेंगे और कुछ यहां पर अनलिखे रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हां या ना? क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है या नहीं सब लोगों को? जल्दी से एक बार मुझे बताओ, यस और नो? यहां तक की सारी बातें सब लोगों को क्लियर? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स
फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स, है ना, विदेशी जो यात्री जो आए थे यहां पर, ट्रैवलर जो आए थे, उनके द्वारा भी तो कुछ लिखा गया ना हम पे, ठीक है। जैसे कि अब टेक्स्ट की बात कर लें तो ये रिलीजियस हो सकते हैं, ये रिलीजियस हो सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सेकुलर हो सकते हैं, सेकुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में अभी जो भी करेंसी है, आपके पास में अभी जो भी करेंसी है, आप देखेंगे तो उस पर ईयर लिखा हुआ है, कॉइन्स हो या कोई करेंसी हो, नोट हो आपके पास में, तो उस पर ईयर लिखा हुआ है, और उस ईयर के हिसाब से आप ये पता करते हैं कि उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे, या उस टाइम पर देश की क्या कंडीशन थी, जानकारी मिलती है ना हमको सब कुछ। तो ये सारी चीजें, तमाम सारी चीजें जो हैं वो हमको यहां पर शामिल होती हुई मिल जाती हैं, ठीक है। इनके बिहाव पर ही हम क्या करते हैं, इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो मेनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सारी चीजें हमको यहां पर जो धर्म वाइज या रिलीजियस वाइज अगर देखें तो इतनी कैटेगरीज हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, इसकी जानकारी हमको कहां से मिलेगी, किसी ना किसी स्रोत से तो मिलेगी ना, और वो लिखा भी हो सकता है, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन, कॉपर इंस्क्रिप्शन, यस और नो। मैगस्थनीज जब यहां पर आया तो मैगस्थनीज ने मौर्यंस के टाइम पर 7 टाइप ऑफ कास्ट के बारे में बताया, 7 प्रकार की जातियों के बारे में मैगस्थनीज ने हमको बताया। उसके अलावा कहीं और हमको उनका उल्लेख मिलता ही नहीं है। हम तो 4 वर्ण जानते हैं, 4 जातियां जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि मैगस्थनीज क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7 प्रकार की जातियां थी। सात प्रकार की जातियां थी। तो ये कहां से मिला, ये हमको इन्हीं सोर्सेस से क्या मिला, हमको पता चल जाता है, इन्हीं से हमको इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाती है। समझ में आ रहा है मेरी बात या नहीं, जरा मुझे बताओ। पॉइंट क्लियर हो रहा है सब लोगों को या नहीं, जरा मुझे बताओ, ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो हमारे पास में एग्जाम्पल आता है वो है बच्चों classification of history on the basis of evidences, on the basis of sources कर सकते हैं, चलो, on the basis of sources, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर कैसे, मतलब कोई बात नहीं, 1 मिनट में बताता हूं आपको। देखो जरा, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हिस्टोरिकल एज। सबसे पहले आपके पास में है यहां पर प्री हिस्ट्री, दूसरा आपके पास में है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा आपके पास में है हिस्टोरिकल एज, यानी कि ऐतिहासिक काल जो है उसके बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है। बहुत बढ़िया सर, मान लिया आपकी बात को। अब थोड़ा सा और आगे चलें। सर ये क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है, ये किस बेसिस पे किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताओ। भाई इतिहास तो एक जैसा ही है, इतिहास तो एक जैसा ही है, फिर आप क्यों यहां पर प्री हिस्ट्री कह रहे हो, क्यों यहां पर आप प्रोटो हिस्ट्री कह रहे हो, और क्यों यहां पर आपने हिस्टोरिकल एज कहा, इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। तो मैंने बताया कि जो यहां पर सोर्सेज हैं, इसके जो एविडेंसेस हैं,
उनको बेस बना के हम यहां पर क्या कर रहे हैं, उनको बेस बना के हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इतिहास के टाइम पर ना तो मैं था, ना आप थे, ना मेरे पूर्वज थे। जब ये सब घटनाएं आज से कई हजार साल पहले जो भी घटनाएं हुई उस टाइम पर हम थे ही नहीं। तो हमको इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? हमको इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों, सीधा सा आप जवाब देंगे सर मैं बताऊं, मुझे पता है कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमको मिलती है एविडेंस से। एविडेंस यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग साक्ष्य बोल सकते हैं, इसको हम लोग सबूत बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्रमाण बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आप प्री हिस्ट्री देख रहे हैं ना, ये जो आप प्री हिस्ट्री देख रहे हैं, इस प्री हिस्ट्री के टाइम पर हमारे पास कोई भी हमारे पास यहां पर रिटन एविडेंस जो है वो देखने को नहीं मिलता है। रिटन एविडेंस नहीं है, और अगर रिटन एविडेंस नहीं है तो क्या इसकी रीडिंग हो पाएगी? तो क्या इसकी रीडिंग हो पाएगी? जरा मुझे बताओ, क्या इसकी रीडिंग हो पाएगी? क्या रिटन एविडेंस नहीं है तो? जब हमारे पास में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो क्या हम पढ़ पाएंगे? जवाब क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा जवाब? अरे बोलो ना, क्या होगा जवाब? जल्दी बोलो। ठीक है, दूसरी बात जो है यहां पर कि सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां वाला जो हमारे पास में एरिया है ना, यहां पर हमारे पास अगर देखा जाए तो रिटन एविडेंस तो है, हमारे पास रिटन एविडेंस तो है, लेकिन इसकी रीडिंग नहीं हो पाई है। लेकिन इसकी रीडिंग नहीं हो पाई है, इसकी रीडिंग नहीं हो पाई है। और तीसरा जो हमारे पास में है सर, ये यहां पर हमारे पास अगर देखा जाए तो रिटन एविडेंस भी है, रिटन एविडेंस भी है, और रिटन एविडेंस भी है और उसकी क्या कर ली है? उसकी रीडिंग भी कर ली है। तो वो क्या है? वो आपका है हिस्टोरिकल एज। ये है यहां पर प्रोटो हिस्ट्री और ये है आपका प्री हिस्ट्री। ओके, वेल डन। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, ये सवाल दिमाग में आते ही चले जा रहे, रुक ही नहीं रहे ये तो। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर रिटन एविडेंस नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? वाई? माय क्वेश्चन इज वाई यहां पर रिटन एविडेंस क्यों नहीं है? ये मैं जानना चाहता हूं, ये मैं जानना चाहती हूं। अरे सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर जो स्क्रिप्ट है या जो आपकी जो लेखन शैली है उसका विकास ही नहीं हुआ है। जो ह्यूमन है वो अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, और अर्ली स्टेजेस में तो वो जंगली है। वो क्या है? जंगली है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इन तीनों का एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। एक हमारे पास में कॉलम ये है, एक हमारे पास में कॉलम ये है, और एक हमारे पास में कॉलम जो है वो ये है। ठीक है, क्लियर है? ये 3 कॉलम मैंने आपको दिए और इस 3 कॉलम को मैंने यहां पर क्लासिफाइड कर दिया। सुनो भाई, ये प्री हिस्ट्री है, यहां पर ये प्रोटो हिस्ट्री है, और ये आपके पास में हिस्टोरिकल, ये आपके पास में हिस्टोरिकल एज है। अब जरा मुझे बताओ कि ए में क्या लिखा हुआ है? ए में क्या लिखा हुआ है जरा मुझे बताओ। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बताओ बी में क्या लिखा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बी में क्या लिखा है। और उसके बाद जो तीसरा हमारे पास में है वो है, तीसरा हमारे पास में है यहां पर सी। ठीक है, सी। चलो भाई, अब जरा मुझे बताओ कि क्या जो मैं आपको समझाना चाहता था, क्या अब आप इस बात से उसको समझ गए हैं?
जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको पता चल गया? क्या आप जानते हैं इस बात को या नहीं, जरा मुझे बताओ। जो मैं आपको समझाना, क्या आप यहां पर इसको कुछ पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं क्या? तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा नहीं। आप इसको पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। लिखा तो गया है लेकिन इसको पढ़ नहीं पा रहे हम। और इसको कर सकते हैं क्या? इसको तो पढ़ भी सकते हैं, लिखा भी है और उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर सेट कर दें तो इसका एग्जाम्पल जो बच्चों आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर स्टोन एज। यहां पर हम लोग शामिल कर लेंगे बच्चों किसको? यहां पर हम लोग शामिल करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन को शामिल कर लेंगे। और उसके बाद तीसरा जो है यहां पर हम लोग आपका जो जैनिज्म और बौद्धिज्म है, जैनिज्म और बौद्धिज्म जो है उसको भी क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। वैदिक एज जो है उसको भी क्या कर सकते हैं? हम यहां पर शामिल इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो एक तो क्लासिफिकेशन आपके सामने मैंने ये बताया, एक तो क्लासिफिकेशन जो है ये मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज और एविडेंसेस। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो चर्चा है वो हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री on the basis of time scale। टाइम स्केल। ठीक है। आपने कई बार जो हिस्ट्री है उसमें आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा, उसमें आपने कई प्रकार से यहां पर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और इसके साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री। पढ़ा है आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब ये जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है बच्चों, ये स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है स्टोन एज से। ये कहां से होता है? स्टोन एज से। और ये चलता है कब तक? 7th सेंचुरी तक। ये कब तक चलता है? 7th सेंचुरी तक चलता है ये एंशिएंट जो है आपका। ठीक है, क्लियर है? दूसरी जो बात हमारे सामने है, दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने है, ये स्टार्ट होता है बेटा 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। 8th से लेकर 18th सेंचुरी तक हम क्या करते हैं? इसको इंक्लूड कर लेते हैं। किसमें? तो आपको जवाब देना होगा मेडिवल में। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद अगली बात जो है हमारे पास में वो है यहां पर 19th और 20th सेंचुरी जो है उसको यहां पर शामिल किया जाता है। 19th और 20th सेंचुरी जो है उसको यहां पर शामिल किया जाता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, है ना, कि यार हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये भी चलो मान लिया। तो यहां पर जरूरत क्या थी, यहां पर नीड क्या थी इसको क्लासिफाइड करने की? एंशिएंट में, मेडिवल में और मॉडर्न में इसकी क्या जरूरत थी? इसकी क्या जरूरत थी ये बता दीजिए।
इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे। इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे कि हमने हिस्ट्री को एंशिएंट में या मेडिवल में या मॉडर्न में हमने क्यों क्लासिफाइड किया, किस बेसिस पर इसको क्लासिफाइड किया। ये तो मैं बता चुका हूं, स्टोन एज से लेकर 7th सेंचुरी, 8th से लेकर 18th सेंचुरी, उसके अंदर 19th और 20th सेंचुरी। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन, इसका बेस क्या था, यह आपको मुझे बताना होगा। इतना सा आपको मुझे यहां पर समझाना होगा। तो एक बार इसको देखो और बताओ कि क्या यहां पर होना चाहिए सही बात। जवाब तो मुझे आप लोगों से चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चे। बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। कौशिकी सक्सेना, ठीक है। प्रेरणा ने बताया बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन, आकांक्षा ने बताया इट वाज क्लासिफाइड बाय जेम्स मिल। अच्छा, ठीक है, ओके, वेल डन। और बताओ भाई, और क्या रीजन हो सकता है, और क्या कारण हो सकता है? जल्दी से एक बार सोचो, समझो, बताओ क्विकली। To have better understanding about history based on tool uses, revolutions, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। बच्चों, यहां पर जो बेस है ना इस चेंज का, ये जो क्लासिफिकेशन का जो बेस जो है ना, वो क्या है पता है? वो है यहां पर चेंज। चेंज यहां से यहां, चेंज। सबसे मेन बात यह है, सबसे मेन बात यह है कि एंशिएंट से लेकर मेडिवल तक और मेडिवल से लेकर मॉडर्न तक आपको यहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको क्या मिलते हैं? आपको यहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस कैसे होते हैं? ये चेंजेस जो है ये आपके सोशल हो सकते हैं, ये पॉलिटिकल हो सकते हैं, ये पॉलिटिकल हो सकते हैं, और ये आपके इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन तमाम सारी चीजों में परिवर्तन आया था? क्या यहां पर जो समाज था या यहां पर जो समाज था या यहां पर जो समाज था वो एक जैसे थे? क्या यहां पर जो पॉलिटी थी, यहां पर जो पॉलिटी थी, यहां पर जो पॉलिटी थी वो एक जैसी थी? यहां पर जो इकोनॉमी थी, यहां पर जो इकोनॉमी थी, यहां पर जो इकोनॉमी थी, क्या वो एक जैसी थी? तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा नहीं। बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस हमको देखने को मिले, और उन चेंजेस के बेस पे हमने क्या किया? उन चेंजेस के बेस पर हमने यहां पर जो इतिहास है उसको क्लासिफाइड किया, एंशिएंट में, मेडिवल में, और उसके साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री में। मतलब आप सोच सकते हो कि यहां पर एंशिएंट में व्यक्ति जो है वो पत्थरों का प्रयोग कर रहा है, और आज हम देखें तो हम S-400 का प्रयोग कर रहे हैं। हम पत्थरों का प्रयोग करते थे, और आज हम कहां पहुंच चुके हैं? आज हम पहुंच चुके हैं S-400 पर। भले ही दूसरे देश से मंगाया, लेकिन प्रयोग तो कर रहे हैं ना। क्या मेरी बात समझ में आई है सब लोगों को या नहीं? क्या मेरी बात समझ में आई है सब लोगों को या नहीं? हां या ना? फटाफट से एक बार जरा मुझे बता दो, जल्दी से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
चलो, अब इन तमाम सारी बातों के बाद हम आते हैं अपने काम पर। हम आते हैं अपने काम पर, क्योंकि हमको यहां पर क्या करना है, हमको यहां पर कवर करना है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो मैं आपके साथ में कवर करूंगा, यानी कि यहां पर मेरा और साथ जो है वो आपका स्टार्ट होगा स्टोन एज से। मैं आपको स्टोन एज से लेकर चलूंगा कहां तक, मैं आपको लेकर चलूंगा 7th सेंचुरी तक। 7th सेंचुरी तक हम लोग इस यात्रा में अब यहां पर साथ होने वाले हैं। 7th सेंचुरी तक अब हम लोग यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां पर अब साथ रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो मैंने चीजें तुमको बताई हैं उसमें से कितना प्रतिशत आपको समझ में आ गया, एक बार जरा मुझे बताओ बेटा, फटाफट से, जल्दी से। ये कौन है सर, व्हाट अबाउट सिलेबस? स्नेहा, इससे आप शायद लेट ज्वाइन आपने किया है ना, और सिलेबस डिस्कशन जो है वो हम कर चुके हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने आपका वेट नहीं किया। ठीक है, तो अब आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, आप उसमें आराम से उसको देख लीजिएगा, जो जो मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली है ना स्नेहा? मुझे वेट करना चाहिए था कि स्नेहा आएगी और वो सिलेबस का बोलेगी, तो मैंने इससे पहले उसको कवर कर लिया है, तो आप जाएंगे तो आपके पास में रिकॉर्डेड वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, मुस्कान ने बताया कि सर मुझे 80% समझ में आया। क्यों मुस्कान 80% क्यों, 20% क्यों नहीं आया? और जो नहीं आया वो मुझसे पूछो, जो नहीं आया वो तुम मुझसे पूछ लो। मुझे पूरी कोशिश ये चाहिए कि यहां पर जितने बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। बहुत प्यार के साथ में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। एक छोटा सा सफर है, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे प्यार से हम इसको गुजार लेंगे। और ध्यान रखना कि ये क्लास, हो सकता है कि इतिहास बहुत से बच्चों को बोरिंग लगता हो, अभी भी लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा वादा है आपसे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब भी और आप जियोग्राफी पढ़ोगे तब भी, दोनों सब्जेक्ट पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में। और अगर चेक करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर, आप गूगल पर जाएं और सिर्फ दीपेश कौशिक आपको सर्च करना है, वहां पर आपको लगातार हजारों वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो, अच्छा मैं आपसे बच्चा पार्टी बोल सकता हूं ना, नहीं तो पता चले कि नहीं सर हम बच्चा थोड़ी है, हम तो सीनियर हो गए, अब तो आपसे बच्चा कैसे बोल सकते हो? अगर ऐसा लगता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपसे उसी तरीके से बात जो है वो करूंगा। आओ जरा। तो बच्चों, सॉरी, तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम स्टोन एज से लेकर 7th सेंचुरी तक पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ में यहां पर जो चर्चा मेनली है वो स्टार्ट करने वाला हूं प्री हिस्ट्री की। अगर मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूं, अगर मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम यहां पर प्री हिस्ट्री को कवर करेंगे? बोलो हां या ना। बताओ जरा मुझे, अगर मैं आपसे स्टोन एज की बात कर रहा हूं तो स्टोन एज को आप प्री हिस्ट्री में इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? जरा हां या ना बताओ मुझे, जरा फटाफट से जरा मुझे बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? जरा मुझे बताओ जल्दी से। और प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर जो रिटन प्रैक्टिस है वो इवॉल्व ही नहीं हुई है, वो इवॉल्व ही नहीं हुई है, लिखना अभी चालू ही नहीं हुआ है, लिखना अभी चालू ही नहीं हुआ है। तो फिर जानकारी कैसे मिली सर? फिर हमको इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिली? हमारे पास में एविडेंसेस हैं, हमारे पास में रिमेन्स हैं, हमारे पास में डीएनए है, हमारे पास में टूल्स हैं, हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास में पॉटरीज है। इन तमाम सारी चीजों से हमको पता लगा कि लोग कहां रहते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे और कैसे उनका जीवन चलता था। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं, अगर यहां पर मैं आपसे बोलूं
कि द टर्म प्रीहिस्टोरिक period also refers to the Stone Age. Stone Age. Stone Age. Stone Age. ठीक है. बट द क्वेश्चन यहां पर यह है कि स्टोन एज क्यों, वाई इट इज कॉल्ड स्टोन एज. क्वेश्चन तो मेरा यही है ना, क्वेश्चन तो मेरा यही है, वाई इट इज कॉल्ड स्टोन एज. इसके बारे में भी जवाब मुझे यहां पर देना होगा. इसके बारे में जवाब आपको मुझे देना होगा. ठीक है. क्लियर है? आओ जरा मेरे साथ. इन दिस एज stone was generally used to create objects, generally used to create objects for the various need, जो भी उसकी आवश्यकताएं थी, objects for the various need of early humans. Because in that age people started to use the stone in the form of tools to hunt and cut the flesh. अच्छा, humans at that time used tools for stone and अच्छा ठीक है, only use of stone tools. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, मान लिया. यार एक बात बताओ, आपने ये बोला कि यहां पर केवल यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं. यहां पर बोला गया है कि मनुष्य जो है वो केवल पत्थरों का, स्टोन का यूज कर रहा है. क्या वो जो सींग होते थे या हड्डियां जो होती थी, क्या उनसे वो औजार नहीं बनाता था? क्या उनसे वो टूल्स नहीं बनाता था? मुझे बताओ, जवाब दो भाई मुझे. आपने बोला कि यही यूपीएससी करती है, वो यही लिख देगी, दे ओनली यूज्ड स्टोन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टोन एज. ओनली, क्या वो जो बोन्स होती थी या सींग जो होते थे जानवरों के, क्या उनसे वो टूल्स नहीं बनाते थे? क्या उनसे वो इक्विपमेंट्स नहीं बनाते थे? जरा मुझे बताओ, बोलो बोलो, टेल, अरे बोलो भाई. ऑब्वियस सी बात है भाई, यहां पर जो बोन्स हैं, हड्डियां जो हैं, हॉर्न जो हैं, सींग जो हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता था. किसके लिए? टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए. ठीक है, ध्यान रखना, उनका भी यहां पर प्रयोग किया जाता था. ठीक है. लेकिन हां, जो मेन प्राइमरी है या जनरली सामान्यतः प्रयोग जो किया जाता था वो पत्थर ही था, क्योंकि पत्थर तो कहीं भी अवेलेबल है.
अब जानवर के लिए तो पहले उसको मारना पड़ेगा ना, आपको मारने के बाद में उसकी हड्डियां या उसके सींग जो है वो निकलेंगे बाहर। पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको मारना पड़ेगा, और पत्थर तो सीधा अवेलेबल। तो जनरली यूज्ड ऑब्जेक्ट फॉर द वेरियस नीड ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स स्टोन एज। समझ में आएगी बात? समझ में आ गई मेरी बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चों और अगली कहानी को अब हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास में स्टोन एज है, ये स्टोन एज जो है ना बेटा, इसको भी हम यहां पर क्लासिफाइड करते हैं, इसको भी हम लोग यहां पर क्लासिफाइड करते हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और इसके साथ साथ में नियोलिथिक। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ऑल्सो यूज टू फायर लाइटिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है आसिफ जावेद, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ऐसा क्यों, वही वाली बात फिर से हमारे सामने है कि यहां पर तो भाई स्टोन एज है और यहां पर लिखा हुआ है पेलियोलिथिक, यहां पर लिखा है मेसोलिथिक, यहां पर लिखा हुआ है नियोलिथिक। वाई, ऐसा क्यों लिखा सर? वो इसलिए बेटा क्योंकि यहां पर जो आपके पास में शब्द है ना, ये जो शब्द है इसको, ये जो है पेलियो, ठीक है, और एक आपके पास में शब्द है यहां पर लिथिक। लिथिक, तो पेलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहां पर स्टोन, और पेलियो का मतलब क्या होता है यहां पर ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ओल्ड स्टोन। ओल्ड स्टोन। अब जैसे क्लासिफिकेशन हमने आगे देखा था, यहां से यहां पर चेंज आएंगे, यहां से यहां पर चेंज आएंगे, और आगे भी चेंज जो है वो आते रहेंगे, और इसी को हम लोग यहां पर ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। Exactly, Shreet. Well done. Nice. Represent significant advancements in human tool making. Obvious सी बात है, यहां पर जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो मैक्रोलिथ है, और यहां पर जो ह्यूमन है, जो अर्ली ह्यूमन है ना, जो आपका होमो इरेक्टस है ना, तो वो क्या है? एकदम जंगली, अनसिविलाइज्ड। पेड़ मिला तो पेड़ खा लिए, जड़ मिली तो जड़ खा लिए, फल मिला तो फल खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर वो हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, यहां पर उसने थोड़ा सा चेंज लेके आया और उसने डोमेस्टिकेशन जो था वो स्टार्ट कर दिया। और डोमेस्टिकेशन के साथ में कि जो 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 फिशरीज जो है, मछली जो है, मछली को पकड़ना इसने स्टार्ट कर दिया। मछली को पकड़ना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। अब मछली को पकड़ना यहां पर इसने स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में दो हथियार हैं। आपके पास में क्या है? आपके पास में दो हथियार हैं, एक तलवार है और एक सुई है, दोनों लोहे के हैं और दोनों का आप प्रयोग करना जानते हैं। लेकिन आपकी जो शर्ट का बटन है ये टूट गया है, शर्ट का बटन टूट गया है, या मान लीजिए कि आपको खाना खाना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तलवार का प्रयोग करेंगे, या चम्मच का प्रयोग करेंगे खाना खाने के लिए, या बटन लगाने के लिए सुई का प्रयोग करेंगे, निडल का प्रयोग करेंगे? बताओ जरा मुझे, बोलो बोलो, टेल। आपको शर्ट का बटन लगाना है, आपके पास तलवार भी है, आपके पास में सुई भी है, तो अब आप उन दोनों में से किसका प्रयोग करेंगे? अभी सब लोग जोर से बोल देंगे कि सर मैं बताऊं, यहां पर प्रयोग जो है वो सुई का किया जाएगा,
यानी कि निडल का प्रयोग करेंगे ताकि बटन, तलवार से बटन जो है वो नहीं लग सकता। और यहां पर मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, उसने अब मछली पकड़ना स्टार्ट कर दिया, मछलियों को मारना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए अब जो हथियार हैं, जो उसके टूल्स हैं, वो क्या हो गए? वो छोटे हो गए। वो छोटे भी हुए और तेज भी हुए, धारदार भी हुए। छोटे भी हुए और धारदार भी हुए। अभी आपके पास इतना बड़ा पत्थर है ना, इतने बड़े पत्थर को आप फेंकोगे, कहां तक जाएगा? यहीं तक जाके गिर जाएगा। उसी को पत्थर को आपने बढ़िया से शार्प किया, शार्प करके एकदम ऐसे घुमा के दिया, बहुत दूर तक जाएगा और ना जाने कितना तेज प्रहार करे, और ना जाने कितना तेज प्रहार करे। ये भी तो हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद में आता है बेटा ये न्यूलिथिक। अब यहां पर तो भाई साहब ये मान लो कि ये तो ऐसा टर्म हुआ कि इसको तो फिर न्यूलिथिक रेवोल्यूशन ही कहा जाने लगा। इसको क्या कह रहे हैं? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा गया इसको, नवपाषाण काल की क्रांति कहा गया। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी तक जो मनुष्य जो नोमैडिक था ना, नोमैडिक, खाना बदोश, खाने की तलाश में यहां वहां घूमना, जैसे हम लोग घूमते हैं मोमोज खाने के चक्कर में, पानी पूरी खाने के चक्कर में यहां से वहां घूमते रहते हैं, खाना बदोश। ऐसे ही ये मनुष्य क्या कर रहा है? अब मनुष्य का घर तो है नहीं है, उसकी कोई बस्ती तो है नहीं है, परिवार कोई है नहीं है, वाइफ कोई है नहीं है, बच्चे कोई है नहीं है, तो वो तो जब तक उसको भूख लगी तब तक वो ढूंढेगा। जानवर आगे आगे, ये पीछे पीछे। अब क्या पता कहां, गूगल मैप तो है नहीं है जो कह दे कि टर्न लेफ्ट, टर्न स्लाइडली लेफ्ट, ऐसा तो कह नहीं सकता कोई, साइन बोर्ड लगा नहीं है। लखनऊ 512 किलोमीटर दूर, तो वो क्या करेगा? भगता जाएगा, भगता जाएगा। थोड़ा सा यहां पर समझदार हुआ तो उसने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने कुत्ते को पाला, सबसे पहले उसने कुत्ते को पाला, उसके बाद में भेड़ बकरियां भी हमको मिली। और अब यहां पर इस टाइम पर तो मनुष्य एकदम, मतलब ये मानो कि उसने जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया, परिवार के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो थी उनको करना यहां पर स्टार्ट कर दिया था। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो थी उनको क्या कर दिया? उनको स्टार्ट कर दिया था। तो ये चेंजेस आपको हर एक टाइम पीरियड में यहां पर देखने को मिलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई सब लोगों को? हां या ना, जरा मुझे बताओ, क्या मेरी बात यहां पर क्लियर हुई सब लोगों को? जल्दी से मुझे बताओ। या एग्जैक्टली श्रीत, वेल डन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है? सोचो कि हमने कितना अपने आप में चेंज लेके आए हैं, हम कितना ज्यादा अपने अंदर परिवर्तन लेके आए हैं। हमारी हालत देखोगे, ये थे हम, ये सोच रहा है कि क्यों विकास किया, ये भी सोच रहा है कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ये भी सोच रहा है कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। आराम से बैठे बैठे सोच रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने, सर मेजो और नियो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ऑनलाइन में। मीजो मतलब एक ट्रांजिशनल एज, एक ट्रांजिशन एज बोल सकते हैं। एक ट्रांजिशन एज में कैसे बोलूं तुमको, कैसे समझाऊं? अरे 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 मैं तुमको कैसे समझाऊं, देखो मैं समझाता हूं तुमको। देखो बेटा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि प्री हिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है? सॉरी, आपका ये पेलियोलिथिक है। ठीक है, ये आपका क्या है? पेलियोलिथिक है। अच्छा, दूसरा अगर देखोगे तो दूसरा यहां पर है जिसको आप बोलोगे क्या? जिसको आप बोलोगे ये पेलियोलिथिक है और ये मेसोलिथिक है।
ये क्या है, मेसोलिथिक है। और तीसरा जो आपके पास में आएगा वो क्या है, वो है यहां पर नियोलिथिक। वो आपके पास में क्या है, वो नियोलिथिक है। तो बेसिकली मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं, इतना बताना चाहता हूं कि ये जो पेलियोलिथिक है और ये जो नियोलिथिक है, इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण एरिया जो है, संक्रमण काल जो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मेसोलिथिक बोलते हैं। क्यों बोला ऐसा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो टूल्स बनते थे, यहां पर जो टूल्स बनते थे वो कैसे थे, वो थे यहां पर मैक्रो, मैं लिखाऊंगा अभी तो आपको, ये तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर टूल्स कैसे बनते थे, मैक्रोलिथ। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा बेटा ये माइक्रोलिथ। ये क्या हो गए, ये माइक्रोलिथ हो गए, मैक्रोलिथ और माइक्रोलिथ। ठीक है, लेकिन 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 यहां पर ऐसा नहीं है कि ये जो मैक्रोलिथ जो थे वो यहां पर आके बंद हो गए थे, नहीं, ये भी चल रहे थे, ये भी चल रहे थे, ये बन गए थे। और धीरे धीरे चेंजेस कहां पर आ रहा था, धीरे धीरे मनुष्य जो था वो यहीं से पशुपालन करता हुआ धीरे धीरे उनको रोकने लगा, उनके साथ रुकने लगा, और फिर यहीं से एक नए एज की शुरुआत हुई जिसको हम लोग न्यूलिथिक कहते हैं। यहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो थी उसको स्टार्ट कर दिया, मनुष्य ने आग जलाना स्टार्ट कर दिया, मनुष्य ने आग जलाना स्टार्ट कर दिया, आग, पहिए चलाने स्टार्ट कर दिए, नए नए इन्वेंशन वो करता रहा, पत्थरों से पत्थर नए औजार बनाना उसने स्टार्ट कर दिए। अब जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा काम करना है तो उसके लिए उसने अलग से यहां पर बनाया हस्त कुठार जिसे बोलते हैं हम लोग, हैंड एक्स। बड़े जानवर को मारना है तो बड़ा भाला बनाया उसने। तो अलग अलग प्रकार से यहां पर प्रयोग जो था वो यहां पर किया था। समझ में आई मेरी बात या नहीं, जरा मुझे बताओ। अयाज खान कह रहा है कि ये लोग स्मार्ट क्यों नहीं होते थे। ये तुम्हें कैसे पता, ये अपना भाई स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट नहीं है, देखो कितना स्मार्ट है। सुंदरता की परिभाषा तुम्हारे अनुसार कुछ और होगी मनुष्य। सुंदरता की परिभाषा तुम्हारे अनुसार कुछ और है अयाज। अफ्रीका में एक ट्राइब है, जैसे हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम मतलब एकदम फिट रहें, ये रहें, वो रहें, ऐसा रहें, वैसा रहें। अफ्रीका में एक ट्राइब है, उनके यहां सुंदर क्या है, जितना बड़ा उनका पेटू होगा उतना बड़ा वो सुंदर होगा। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग वो सुंदर नहीं है लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो वो है। तो तुमको इसकी सुंदरता से क्या परेशानी है भाई मेरे दोस्त, उसको रहने दो, वो खुश है अपने परिवार के साथ में। समझे मेरी बात को, यस और नो। चले, सर वाज द फर्स्ट व्हील मेड इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आई एम कंफ्यूज अबाउट इट। हाँ, पहला पहिया जो था वो कहा जाता है कि वहीं बनाया गया था। सर पहले के लोग कुछ भी खा लेते थे तो पता कैसे लगता था कि खाने लायक है या नहीं। देखो भाई, मैं तुमसे क्या कहा कि ये मनुष्य जो जानवर है, जानवर को पता थोड़ी है कि टेस्ट कैसा है इसका, जानवर को क्या पता। तो धीरे धीरे आपका जब मस्तिष्क विकसित हुआ तब पता चला कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये खराब हो गया, ये अच्छा है। चलो ठीक है, क्लियर है। यहां तक कि बच्चा बात क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले, आज की कक्षा को, आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। बाकी सारी बातें हम लोग करेंगे अगले सेशन में, अगले सत्र में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, आज आपकी हिस्ट्री की क्लास थी।
और इस हिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस डिस्कशन है इसको किया। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको सब कुछ समझ में आया? जरा मुझे बताना। सर आज ज्यादा मत पढ़ाइए। अरे बिल्कुल ना पढ़ाए, तुम कहो तो आए। अंकुर, तुम जो कहोगे वैसे ही होगा इस क्लास में। टेंशन नहीं, ये अपनी वाली क्लास है। ठीक है अंकुर, कोई बात नहीं। सिलेबस डिस्कशन किया, उसके बाद में हमने यहां पर इंट्रोडक्शन को देखा, और उसके बाद में हमने यहां पर जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हमने कवर किया। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के बाद हमने यहां पर जो स्टोन एज है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, उसको पढ़ना यहां पर स्टार्ट कर दिया है। सर नोट्स का क्या करना है? देखो आ गया आगे, फिर वही वाली बात, नोट्स का क्या करना है, सिलेबस, व्हाट अबाउट सिलेबस, कौन सी किताब पढ़ें। ये क्लास, ये जब तक ये क्लास चलेगी तब तक ये डेली क्वेश्चन पूछा जाएगा। भैया सब कुछ आपके सामने है। आज तो अपन ने पीपीटी का कम ही यूज किया है। अगली क्लास से आधी पीपीटी आधे नोट्स, मतलब पीपीटी तो रहेगी, जो इंपोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उनको मैं लिख दिया करूंगा, आप हाथ से उनको बनाते चलना। अच्छा ध्यान रखना, एक चीज बता दूं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर बहुत लेंदी नोट्स हैं आपके, बहुत लेंदी नोट्स हैं, बहुत लेंदी है। तो बेटा ध्यान रखना, ये क्लास फाउंडेशन की है। ये कैसी क्लास है? ये फाउंडेशन की क्लास है। फाउंडेशन मतलब क्या होता है? जहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में आपको पढ़ाया जाए, दोनों को साथ में आपको पढ़ाया जाए। अब अगर दोनों को साथ में पढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा नोट्स जो है उनकी लेंथ बढ़ेगी। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो 4 पेज में मैं आपको खत्म कर देता अभी स्टोन एज। कल को जब क्वेश्चन नहीं बनेगा प्रीलिम्स में या मेंस में तो कल तुम ही मुझ पर आ जाओगे, कहोगे लो बताओ तुमने क्या पढ़ाया, कुछ उसमें से आया ही नहीं। ये भी कहने के लिए तुम तैयार हो फिर आने वाले टाइम पर, है ना? सब लोग तैयार हो ये कहने के लिए भी। तो इसीलिए नोट्स आपको लेंदी लग सकते हैं, लेकिन इतना मेरा आपसे वादा है कि चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, 70 to 80% क्वेश्चंस आपको हमारी अपनी क्लास से देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट। समझ में आ गई मेरी बात सब लोगों को? समझ में आई मेरी बात या नहीं, जरा मुझे बताओ। सर बीटेक स्टूडेंट हूं, बच्चे का ख्याल रखना। ये जो अभी तुम स्टूडेंट हो ये बेटा 8 साल पहले करके मैं छोड़ चुका हूं, 8 साल पहले, है ना? और इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में बहुत सारे कार्य कर चुका होता है पहले ही, यू नो। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीएस से मैंने बीटेक किया हुआ है। तो आठ, जब तो अभी तुम अभी 2-4 साल पहले का हो गए, अभी हो गए, मैं 8 साल पहले करके छोड़ चुका हूँ आज उसको। सो प्लीज समझ गए बात को? ओके, थैंक यू सो मच श्रीत। नोट्स बनाना कहां से स्टार्ट करो? नोट्स बनाना यहीं से, जहां से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया वहीं से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। सिंपल सी बात है। और कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप लोग को फिर मैं एक बार, अच्छा पीडीएफ जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके पास में किताब है घटना चक्र तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीवाईक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं, पीवाईक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं आप, तो आप मुझे टेलीग्राम, मेरा जो ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मैसेज करने की परमिशन नहीं है,
लेकिन इस ग्रुप में मैं आपको मिल जाऊंगा इसी नाम से, सेम नाम से। तो वहां आप मुझे मैसेज करेंगे, सर प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ ऑफ घटना चक्र। मीडियम जरूर बता देना मुझे, आपका हिंदी है या फिर इंग्लिश है, ठीक है। मीडियम मुझे जरूर बता देना कि आपका मीडियम जो है वो हिंदी है या इंग्लिश है, ठीक है। तो उस पर फिर हम लोग, मैं आपको भेज दूंगा, मैं उसके आपके साथ में यहां पर कवर कर दूंगा। चलो, तो अब लेता हूं मैं यहां पर विदा। सर आपने स्टेट पीसीएस दिया था या यूपीएससी? प्रथम ये इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए सिलेक्ट होना पड़ेगा तुमको। उसके बाद सिलेक्ट हो जाओ, तुम आराम से हम लोग मिलेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके तुम्हारे पास में आऊंगा, ठीक है। पूरी अपनी फाइल लेके मैं तुमको दिखा दूंगा कि भाई ये देखो मैंने ये दिया था और ये हुआ था, लेकिन पहले तुमको सिलेक्ट तो होना पड़ेगा ना उसके लिए, ठीक है। तो पहले क्या हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है प्रथम। चलो, आकांक्षा, श्रीत और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप सबका बेटा बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप लर्निंग विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग यूपीपीएससी वाला। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। सर एनसीईआरटी सारी क्लास की बाय करनी पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं बाय करने की, नेट पर फ्री में अवेलेबल है एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो खरीदने की आपको बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से आप ऑनलाइन पढ़ सकती हैं वहां से, ठीक है। ओके, साबिला, तहसीन, भूमि, शिवम, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।